हाँ जी, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग कर लूँ? हैं? कोई पेरेंट के दो बच्चे हैं ना, तो कौन सी बड़ी बात है, इसमें दो हो सकते हैं। उसमें से एक बच्चा 7th क्लास में, दूसरा बच्चा 10th क्लास में, तो एसएमसी और एसटीएमसी के दोनों सदस्य रहेंगे या किसी एक में? वो साधारण सभा में तो दोनों में माना जाएगा, कार्यकारिणी में यदि वो सेलेक्ट होता है तो दोनों में रह सकता है। कार्यकारिणी में तो वो दोनों में, साधारण सभा में तो दोनों में ही रहेगा वो। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लगभग साधारण सभा दोनों की एक साथ ही बैठक होती है, इसलिए वो दोनों में हस्ताक्षर कर देगा। और कार्यकारिणी भी दोनों के साथ बैठक ही होती है, एक ही दिन एक ही समय में करवाते हैं हम लोग। अमावस्या कोई वो होती है और अमावस्या कोई वो होती है, तो दोनों उसी टाइम में आ जाते हैं, कोई भी सम्मिलित हो सकता है। आपको जो संशय था वो संशय इस क्लास के बीच में या इस क्लास के लास्ट में दूर किया जाएगा। अभी क्लास शुरू करें। सब ऑनलाइन वालों को भी नमस्कार। अब थोड़ा पढ़ने में ध्यान दें। अभी अपनी आज एक ही क्लास है ना? क्या? अरे अब क्या 1.5 घंटे, वैसे ही 15-20 मिनट तो निकल गए। 15-20 मिनट तो वैसे ही निकल गए। क्या रखा है, आराम से पढ़ते रहो मस्ती से, बस ठंडा माहौल है और अच्छा माहौल है, एक दूसरे के सारे बैठे हो। चलिए, कहां पढ़ रहे थे हम लोग? कहां पढ़ रहे थे? SIQE पढ़ ली थी ना? SIQE क्या है बताओ, पूरा नाम बताओ। अच्छा, ऑनलाइन वालों, आज कोई टेक्निकल इश्यू होने की वजह से आज टाइम टेबल इसी प्रकार का था कि दोनों क्लास नहीं लग पाई। वापस इस जारी हो जाएगी कल से, है ना। ऑनलाइन वाले पूछ रहे हैं कि साइकोलॉजी की ये क्लास कितनी बजे तक होगी? ये क्लास नींद आने तक होगी, 8 बजे तक। लगभग कितने बजे तक? 8। अपने शेड्यूल में लगी रहती है ना, आप लोग शेड्यूल वेड्यूल नहीं देखते हैं क्या? ऑनलाइन में शेड्यूल नहीं है? अच्छा, कोई नहीं, क्लास आपकी 3 घंटे लगेगी। अब तो 2.5 घंटे ही बचे हैं, और यदि थोड़ी बातें और कर ली तो फिर 2.25 घंटे बचेंगे। अब आपकी मर्जी है कितनी क्लास लें। SIQE कब से शुरू हुआ? कौन सी क्लास और कौन सी सरकार का? कैसा कार्यक्रम है? समन्वित कार्यक्रम है। फिर इसके तहत SIQE जो था, इसमें CCP के आधार पर था। किस प्रकार की गतिविधियां? ABL टाइप की। और किस प्रकार के मूल्यांकन? तीनों हमने अलग अलग पढ़ लिए थे आराम से। फिर हमने लास्ट में लिखा था, अच्छा बताओ, CC जो होती है उसमें आधार रेखा आंकलन होता है कि नहीं होता है? कितने समूह बनाए जाते हैं? ग्रुप 1 में किसको रखा जाता है? कितना? कक्षा स्तर की दक्षता रखते हैं। और ग्रुप B में जो कक्षा स्तर से न्यून दक्षता रखते हैं। फिर राजस्थान में कितने टर्म में बांट कर पढ़ रहे थे हम लोग? बताओ, पहला टर्म में कितना सिलेबस? दूसरे में 40, तीसरे में सबके अंत में एक क्या होता है? ऐसे सबमेटिव असेसमेंट होता है। फिर इसके बाद में हमने ये भी देखा कि बालक को लास्ट में हम लोग ग्रेड देते हैं। कितने ग्रेड देते हैं? 3। ए में किसको रखेंगे? ए में जो बालक स्वतंत्र रूप से सीख सकते हैं, बी में शिक्षक की सहायता से, सी में जिनको विशेष मदद की जरूरत रहती है। फिर हमने लिख लिया था ध्येय वाक्य क्या होता है? वेरी गुड, 2 लाइन लिखो। अगला लिखो, SIQE का संचालन। SIQE का संचालन।
SIQE का संचालन। इसका संचालन करती है एक तो RCSC, एक करती है RSCERT, एक करता है निदेशालय। कौन सा निदेशालय? माध्यमिक शिक्षा वाला ना। एक यूनिसेफ और एक बौद्ध शिक्षा समिति। बौद्ध शिक्षा समिति, ये बौद्ध शिक्षा समिति कहां पर है? जयपुर में। लिख रहे हैं ना? हाँ लिख लो। RCSC का क्या काम होता है? लिखो एक बार, ये क्रम से लिखो, फिर इनके आगे एक एक लाइन लिखने वाले हैं हम, छोटी छोटी। क्लास इतनी लंबी क्यों हो रही है? हर जगह शिकायत रहे छोरो, हर जगह शिकायत। छोटी क्लास कर दें तो शिकायत, लंबी क्लास कर दें तो शिकायत, जीवन शिकायत है। आपको हम वो फीलिंग ला रहे हैं जो यूपीएससी होती है ना, यूपीएससी का मतलब जो आईएएस की तैयारी करता है। आईएएस की तैयारी करवाने वाले जितने भी संस्थान होते हैं, चाहे वो उत्कर्ष क्यों ना हो, उन सब में क्लासें हमेशा 3 घंटे की होती है। एक क्लास कितने समय की होती है? 3 घंटे की होती है ना। दिन में तो होती है 12 घंटे की। दिन में कितनी होती है? 12 घंटे की। एक क्लास कितने घंटे की होती है? 3 से मिनिमम क्लास नहीं होती है, क्योंकि एक अधिकारी बनने के लिए धैर्य जरूरी होता है। पहले वो बालकों को क्या सिखाते हैं? धैर्य सिखाते हैं कि आपके पास धैर्य है कि नहीं, आप एक जगह बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते हैं। मैं बातें तर्क के आधार पर बता रहा हूं, ऐसा नहीं है। किसी भी आईएएस के इंस्टीट्यूट में आप जाकर पूछ लीजिए क्लास कितने मिनिमम होगी। क्लास करते हैं, वो कहते हैं, आईएएस की तैयारी करने वाले लोग भी ये कहेंगे कि हम लोग एक क्लास करते हैं। एक क्लास करते हैं का मतलब क्या होगा? 3 घंटे की क्लास लगेगी। हमने तो पहली बार लगी है, और वो भी अब 2:15 की बची है। 45 मिनट बातें कर ली आपने। क्या हो गया? SIQE का संचालन। अच्छा मुझे बताइए, ये परिषद जो है ये कहां है? याद आ रहा है क्या आपको? राजस्थान काउंसिल ऑफ जयपुर में। इसका काम क्या है? स्कूल शिक्षा में गुणवत्ता लाना, और गुणवत्ता लाने के लिए क्या चलाता है? योजनाएं। और योजनाएं चलाता है। तो जैसे आप बताओ SIQE क्या है? SIQE एक योजना है। क्या है? योजना। तो योजना चलाने की जिम्मेदारी किसके पास होगी? इसका मतलब सबसे बड़ी संस्था कौन सी होगी इसके संबंध में? और जो सबसे बड़ी संस्था होती है वही तो आदेश निकालती है ना, वही तो रूपरेखा तैयार करती है ना कि कार्यक्रम को कैसे चलाएंगे, इन शिक्षकों को प्रशिक्षण हम लोग किस प्रकार से देंगे। वो कार्यक्रम तो पूरा कौन तय करती है? RCSC। तो लिख लो, प्रशिक्षण एवं कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना। रूपरेखा तैयार करना। बताओ बड़ी संस्थान होगी कि नहीं होगी? सबसे बड़ी तो यही। आप स्कूल में रहोगे, आपके पास में बहुत सारे SIQE कार्यक्रम से संबंधित आदेश आएंगे। उन सब आदेशों पर ऊपर लिखा होगा राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। इसका मतलब आपको ऑर्डर कौन दे सकता है? ये परिषद दे सकता है। कार्यक्रम कब चलाया जाएगा, कितनी बजे, कैसे होगा, कैसे चलाया जाएगा। फिर इस RSCERT का क्या काम होता है? ये बताओ, RSCERT राजस्थान की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है कि नहीं है? आप लोग उन बालकों को कौन सी शिक्षण विधि से पढ़ाओगे, ये तय कौन करेगा? उन बालकों को क्या सिलेबस पढ़ाओगे, उन बालकों का आकलन किस विधि से करोगे, ये तय कौन करेगा? RS। चेकलिस्ट जो बनाई जाएगी वो इसके द्वारा बनाई जाएगी। भाई आप किस प्रकार से आकलन करोगे, किस प्रकार से उन बालकों को पढ़ाओगे। इसका मतलब इसकी जो किताबें और पाठ्यक्रम वगैरह तैयार किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? RSCERT। इसका मतलब ये कौन सा सहयोग करता है? अकादमिक सहयोग। ये लिख लो, अकादमिक सहयोग।
निदेशालय क्या काम है इसका? देखो आप सोच के देखिए, यदि आपको कहीं डाउट हो रहा है तो ये कार्यक्रम चलता है 1 से 5 के लिए, और यहां पर निदेशालय संचालित कौन सा कर रहा है? माध्यमिक। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो ये निदेशालय का काम होता है मॉनिटरिंग करना। क्या काम होता है? मॉनिटरिंग करना। यदि आप ही का निदेशालय चला रहा है और वही मॉनिटरिंग कर रहा है तो फिर मॉनिटरिंग में वो गुणवत्ता नहीं बचेगी। इसलिए प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय तो इसे संचालित साथ साथ कर ही रहा है, जैसे शिक्षा का संचालन कर रहा है वैसे, लेकिन मॉनिटरिंग करने का काम दिया गया है माध्यमिक शिक्षा को। इसलिए आप स्कूलों में जाओगे, एसआईक्यू कार्यक्रम का आपके स्कूल में एक हेड होगा, लेक्चरर, उसको हेड बना दिया जाएगा। वो समय समय पर 5-7 दिन से आप पोर्टफोलियो तैयार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप सीसी ठीक ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसकी सारी जांच करेगा समय समय पर। इसका मतलब है इस निदेशालय माध्यमिक शिक्षा का काम क्या होता है? लेक्चरर वरिष्ठ अध्यापक होते हैं, वो सारे के सारे माध्यमिक शिक्षा के शिक्षक होते हैं कि नहीं होते हैं? इसलिए इस निदेशालय द्वारा वो नियुक्त किए जाते हैं। तो इसका काम क्या हो जाएगा? मॉनिटरिंग करना। क्या काम है? मॉनिटरिंग करना। यूनिसेफ और बौद्ध शिक्षा समिति, इन दोनों का एक काम होता है तकनीकी सहयोग करना। तकनीकी सहयोग करना। तकनीकी सहयोग करना। तकनीकी से सपोर्ट का मतलब है, देखिए ध्यान दीजिए, ये जो आरसीएसई है, आरएससीईआरटी है, निदेशालय, ये अपने अपने लेवल की तकनीकी का तो उपयोग करते हैं भाई। इनके पास जितनी तकनीकी है ना, वो तकनीकी तो देते हैं, लेकिन इनके अलावा यदि टेक्निकल एजुकेशन की और जरूरत पड़ती है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की और जरूरत पड़ती है, तो फिर हम किससे लेकर आते हैं? यूनिसेफ और बौद्ध शिक्षा समिति। ये बौद्ध शिक्षा समिति एक एनजीओ है, एक जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, एक एनजीओ बना हुआ है। वो एनजीओ हमेशा शिक्षा को सपोर्ट करता है। इसलिए इस बौद्ध शिक्षा समिति और यूनिसेफ को हम लोग कहते हैं कि हमें क्या प्रोवाइड करवा दो आप? तकनीकी शिक्षा। ये इसमें तकनीकी सहायता उपलब्ध करवा दो आप लोग। तो जो आपने एबीएल रूम देखा था ना, इस एबीएल रूम में एक टीवी लगी होती है, उसमें इंटरनेट कनेक्शन होता है, फिर उसमें अलग अलग कार्यक्रम आते हैं। तो ये टीवी के इन पैसे खर्चे कौन देता है? ये टेक्निकल सपोर्ट ये करता रहता है। कौन करते हैं? यूनिसेफ और बौद्ध शिक्षा समिति। कंप्लीट है? तो अपना पहला नवाचार कंप्लीट हुआ था। इसमें ये चीज शेष रह गई थी, इसलिए वो हमने आज लिख ली है। अगला नवाचार, दूसरा कौन सा है? दीक्षा। वेरी गुड, लिखो दीक्षा। लिखो दीक्षा, पूरा नाम भी लिखो साथ में और बताओ भी। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर शेयरिंग होलिस्टिक एडवांसमेंट। आपको यहीं तक लिखना है ना, नॉलेज शेयरिंग तक ही। यार ये क्या समस्या आ रही है? ये सब लोग ऐसे कैसे बोल रहे हैं? हमारे ऐप में टाइम टेबल शो नहीं होता है, कैसे करें, क्या करें? समझ नहीं आ रहा है। सिलेसिंग क्या समझ नहीं आ रहा है? मैं समझ नहीं आ रहा हूं, सिलेबस समझ में नहीं आ रहा है, टाइम टेबल या शेड्यूल समझ में नहीं आ रहा है। क्या टाइम टेबल पूरे दिन ही? देखिए हैं, देखिए आप थोड़ा सा हल्का सा चीजों को समझिएगा। क्योंकि बड़ा संस्थान है। क्या है? बड़ा संस्थान। और बड़े संस्थान में यहां पर
केवल हम नहीं है। ये तो समझ पा रहे हैं ना आप चीजों को। देखिए यहां पर कम से कम 100-125 टीचर काम कर रहे हैं, बहुत सारे बैच चल रहे हैं। जैसा संस्थान आपने कॉम्प्लेक्स में देखा ना, ऐसा उत्कर्ष 8 जगह चल रहा है जोधपुर में। ऐसे कितनी जगह है? 8 जगह है। अब आप सोच समझ सकते हैं कितने बैच होंगे। यदि देखो टीचर एक क्या होता है, मैनेजमेंट की गलती नहीं होती है ये, शिक्षक भी एक मानव होता है ना, और मानव को किसी भी प्रकार की कोई भी कभी भी कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है। इसलिए यदि टाइम टेबल सेट हो गया और उसके बाद एक टीचर को यदि कोई दिक्कत हो गई, तो वो एक टीचर कम से कम 7-8 बैच में जाकर पढ़ा रहा है, 5 बैच में जाकर पढ़ा रहा है। वो 5 बैच में उनके लिए क्लास अरेंज करनी पड़ेगी। अब जब उनके लिए क्लास अरेंज करेंगे तो फिर ये है नहीं कि बाकी वाले टीचर बैठे रहेंगे तो उनको लगा दें, एडजस्ट करना पड़ता है। सब टीचर्स की क्लास पूरी रहती है, कंप्लीट, प्रत्येक की पूरी बुकिंग रहती है। जैसे किसी भी टीचर का आप उदाहरण लोगे, जैसे मैं सुबह 7 बजे से मेरी क्लास शुरू होती है और रात को 9:30 बजे तक क्लास रहती है। मतलब ये है कि बीच में कोई भी स्लॉट खाली नहीं है। अब इसी तरीके से उन सबको एडजस्ट करना होता है मैनेजमेंट को। वो एडजस्ट करता है कि कौन से टीचर को कहां कौन सी क्लास कितनी बजे से लगा दे, ताकि किसी की भी इस क्लास की टीचर क्लास खाली नहीं जाए। बात समझ पा रहे हैं ना? तो हम लोगों को तो केवल अपना दिखता है कि भाई हम ये क्या करें, ये मैनेजमेंट की भी गलती नहीं है। और आपको क्या लगता है कि भाई आप यदि यहां पर आ रहे हैं तो आप तो हर 5 दिन में 10 दिन में आपको कोई ना कोई दिक्कत हो जाती है। आप कभी आते नहीं है, कभी लेट आ जाते हैं, कभी जल्दी चले जाते हैं। तो ऐसी समस्याएं टीचर के साथ भी हो सकती है ना। तो उन चीजों को समझिएगा, अपने को पढ़ना होता है। उससे मतलब नहीं होता है कि हम कोई मशीन थोड़ी है। भाई आपको क्या लग रहा है हम कोई मशीन है कि जिसको बार बार में सेट करना पड़ता है कि अब इसको सेट करके वापस घुमाना पड़ेगा कि 4 बजे साइकोलॉजी समझ में आएगी, फिर उसको दूसरे दिन वापस सेट करना पड़ेगा कि अब 6 बजे साइकोलॉजी समझनी है, तो अब उसको मशीन को दोबारा जाके सेट करवाना कर लागना पड़ेगा। परिवर्तन जीवन का नियम है, और जो जितना जल्दी परिवर्तन सीखता है वो उतना जल्दी आगे बढ़ता है, मुझे लगता है ऐसा। और रूढ़िवादी जो चिंतन होता है ना, रूढ़िवादी जिसमें परंपरा से चलता आ रहा है, बोले ऐसे बदलाव कैसे कर दिया, वो बदलाव रूढ़िवादी चिंतन अभिसारी चिंतन होता है, और परंपरावादी अपसारी। और सफल कौन होता है? अपसारी वाला। ये भी है, इनकी भी मजबूरी रहती है, हमारी भी मजबूरी रहती है। मैं मानता हूं कि आप लोग डिस्टर्ब होते हैं, आप लोग डिस्टर्ब होते हैं इसे, लेकिन आपको पढ़ना है। आपको चाहे भले 4 बजे आपको साइकोलॉजी पढ़ाए, चाहे भले आपको 4 बजे ज्योग्राफी पढ़ाए, आपको पढ़ना होता है। रजिस्टर आपके पास होते हैं, कोई इश्यू ही नहीं। एक रफ रजिस्टर साथ में लटका लाया करो जबरदस्ती। यदि कोई फिर भी बाई चांस क्लास गलत हो जाए, आप खुद को सोच कर देंगे कभी, यदि आपको कह दिया जाए कि यहां पर 25 बैच चल रहे हैं और उन 25 बैच में ये 125 टीचर आपके काम कर रहे हैं, आप लोग उन्हें मैनेज कीजिए। यदि टीचर को अचानक कोई दिक्कत हो गई, वो कहेगा मैं नहीं आऊंगा, तो आप उस किसको मैनेज करेंगे? आप कैसे मैनेज करेंगे? समस्या तो होती है ना। मैं मानता हूं आप कहेंगे कि ये बातें हमारे काम की नहीं है क्योंकि हमने फीस दी है। आपके पास ये भी तो तर्क है ना, क्योंकि हमने फीस दे रखी है। फीस दे रखी है तो आपको पूरी सुविधाएं दी जा रही है, कोशिश की जाती है आपके लिए कि आपको एक तो क्लास खराब नहीं हो, क्लास बीच में डिस्टर्ब नहीं हो, खाली नहीं हो, इसलिए किसी न किसी की क्लास एडजस्ट कर दी जाती है। कोई दिक्कत नहीं है ना। सब ये ऑनलाइन वाले आप कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है हमें किसी को भी। यदि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो यहां हाथ रख के क्या बोल दिया जाता है? बस सब ठीक हो जाएगा ना। ऑल इज वेल ही होता है, जो है वो सब सही है। मामला यहां गड़बड़ होगा जब क्लास कैंसिल करने से, चेंज करने से नहीं होगा। जब यहां पर एग्जाम में पूछेगा ना कि दीक्षा की फुल फॉर्म क्या है, तब समस्या होगी। अब दीक्षा की पिछली बार फुल फॉर्म पूछी एग्जाम में, एक दीक्षा की फुल फॉर्म पूछी गई है, हालांकि स्कूल मैनेजमेंट का पेपर नहीं था, लेकिन फिर भी पूछी गई क्योंकि दीक्षा ट्रेंड में रहा। तो इसकी फुल फॉर्म में सबसे पहला जो लिखा ना, पहली लाइन वो लिखी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग होलिस्टिक एडवांसमेंट। बताओ बिल्कुल फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? अपने को लगे यार बिल्कुल फिट है ना। एक एक शब्द को फिट बैठने का मतलब यही तो है ना। डी यानी आई यानी नॉलेज, यानी ये के यानी नॉलेज, एस का मतलब हो गया शेयरिंग, एच यानी होलिस्टिक, और ए यानी एडवांसमेंट। लेकिन वास्तव में ये होलिस्टिक एडवांसमेंट इसमें नहीं लगाया हुआ है, इसकी फुल फॉर्म इतनी है। और ये एस एच ए तीनों को संयोग में माना गया है। ये एस एच ए नंबर 1 में होता है, हम लोग उसको ठोक के आते हैं ना। फिर दूसरी बार ये पूछा जाता है, इस 4 की जगह दे दिया जाता है इन या ओप या ऑन। चारों ऑप्शन अलग अलग होते हैं और फिर कहते हैं इनमें से सेलेक्ट कीजिए। तो ये याद रखना है आपको, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। डिजिटल यानी क्या होता है? डिजिटल को डिजिटली माने आप लोग, है ना, ऑनलाइन।
डिजिटल का मतलब क्या होता है? ऑनलाइन। और शेड्यूल टाइम चेंज हो गया, कितना दिखा ही नहीं मुझे यार। कर दिया आपका, चेंज कर दिया शेड्यूल टाइम। पढ़ो मत तुम, ब्रेक लेते रहो, चाय पीते रहो तुम। 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक है, फिर 7:45 से 8 बजे तक वापस है। शाबाश, मौज हो गई। थोड़ा ब्रेक बढ़वाऊं क्या? थोड़ा ब्रेक बढ़वाऊं, आराम से खाना वाना खा के आ जाते। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? मंच या ढांचा। फॉर यानी के लिए, किसके लिए? नॉलेज को शेयर करने के लिए। शेयर मतलब बांटना। वेरी गुड, शेयर मतलब बांटना ना। ज्ञान साझा करने हेतु डिजिटल मंच। डिजिटल, ज्ञान साझा करने हेतु डिजिटल। देखिए, बांटने का मतलब तो है एक तरफा, और साझा करने का मतलब है दो तरफा। बांटने मतलब वन वे, और साझा करने का मतलब है, आपने कभी कभार कहते नहीं यार आज टिप्पण शेयर कर ले। शेयर करने का मतलब ये थोड़ी हो कहता है कि टिप्पण को ले लिया बांट के आ गया सबको। शेयर करने का मतलब ये होता है कि तेरी वाली थोड़ी सब्जी मुझे दे दे, मेरे वाला थोड़ा रायता तू ले ले। यही होता है शेयर करने का मतलब। बांटने का मतलब, जैसे मैं आपको कुछ कह रहा हूं, ये ज्ञान बांटना है। ये क्या है? ये शेयर करना नहीं है। अच्छा, आपने इसे नाम सुना है ना कभी कि यार ज्ञान बांटने से बढ़ता है? सुना है? ध्यान रखना, ज्ञान बांटने से नहीं बढ़ता है, ज्ञान साझा करने से बढ़ता है। मैं आपको बांट रहा हूं तो मेरा ज्ञान कतई नहीं बढ़ रहा है। आप यदि क्लास में जाके बच्चों को पढ़ा रहे हो तो आपका ज्ञान नहीं बढ़ रहा है। ज्ञान कैसे बढ़ता है? शेयर करने से। जैसे ये क्या है वास्तव में, ये क्या है, कब शुरू हुआ ये? वेरी गुड, लिखो। प्रारंभ 5 सितंबर 2000। ज्ञान बांटो मतलब लिख लो। कह दिया दीपेंद्र सिंह, कह दिया। लगातार कमेंट नहीं करने, ये समस्या का समाधान हो जाएगा आपके। बता दिया गया मैनेजमेंट को। अब सुनो ध्यान से, है ना, समझिए इस बात को। अपने एक इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र का एक नियम होता है कि मेरे पास एक कोई वस्तु है, आपके पास कोई एक वस्तु है। मैंने मेरी वस्तु आपको दे दी, आपने आप वाली वस्तु मुझे दे दी। शेयर कर ली कि नहीं कर ली? बताइए मेरे पास कितनी वस्तु हो जाएगी? तो कैसे हो जाएगी? आपके पास 1 रुपया है, मेरे पास 1 रुपया है। मैंने मेरे वाला आपको दे दिया, आपने मुझे दे दिया। कितना रह जाएगा? 1। लेकिन एक फिलोसॉफी का एक सिद्धांत है, यदि मेरे पास एक आइडिया है और आपके पास एक आइडिया है, मैंने मेरा आइडिया आपको दे दिया और आपने मुझे दे दिया, अब आपके पास कितने आइडिया हो जाएंगे? 2। और मेरे पास भी कितने हो जाएंगे? 2। आप सोच के देखिए, ज्ञान शेयर करने का मतलब है आपके आइडिया मुझे, मेरे आइडिया इसको। अब यदि इस क्लासरूम में आप लोग मान लीजिए 700-800 जो भी लोग बैठे हैं, जितने भी बैठे हैं, मान लीजिए आप लोगों के पास एक एक आइडिया हो और आप लोग यहां माइक में आके उस एक एक आइडिया को शेयर करके जाएं, हर व्यक्ति के पास कितने आइडिया हो जाएंगे? एक बालक को यदि एक सवाल याद है, उसने आके वो यहां पर बताया, एक एक सबने बताया, एक बालक को कितने याद हो जाएंगे? जितने आप बालक बैठे हैं 700-800 याद हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अब आप सोच के देखिए, हमें हमारे शिक्षकों के पास बहुत ज्यादा ज्ञान था, शिक्षकों के पास बहुत ज्यादा, क्योंकि अब आप इतने ज्ञानी हैं और ज्ञान की और ग्रोथ करते जा रहे हैं, और इतना ग्रोथ ज्ञान लेके, इतना ज्ञान बढ़ा के फिर आप स्कूल में जाएंगे तो कोई ना कोई तो चाहिए ना आपको उससे ज्ञान लेने वाला, नहीं तो फिर वो ज्ञान अंदर ही अंदर घुटेगा। हाँ, ज्ञान खराब हो जाएगा। भाई जाहिर सी बात है, ज्ञान का यदि उपयोग नहीं किया आपने, अभ्यास नहीं किया, तो फिर वो खत्म हो जाएगा। अब शिक्षकों के लिए हमें एक ऐसा मंच की आवश्यकता पड़ी जिसमें हम शिक्षकों को इकट्ठा कर लें और प्रत्येक शिक्षक के पास जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान सबको बांटते हैं, ताकि सबके पास सारा ज्ञान पहुंच जाए। इसलिए हमने रामलीला मैदान दिल्ली में सभी शिक्षकों को इकट्ठा किया। और भारत की आपको जानकारी नहीं हो तो मैं बता दूं, भारत में कुल वर्तमान में 42 लाख शिक्षक और शिक्षा अधिकारी है।
पूरे भारत में कितने? 42 लाख। दुनिया में किसी के पास नहीं है इतने जितने अपने पास है। हमने रामलीला मैदान में वो लगाया पूरा टेंट वेंट और 42 लाख शिक्षकों को बुलाया। 42 लाख शिक्षकों को बुलाया, बीच में बना लिया एक मंच, एक एक शिक्षक का नंबर लिया कि तू आ जा और तेरा ज्ञान दे जा। वो ज्ञान देना शुरू हुआ। कितने दिन में ज्ञान पूरा हो जाएगा? वो 8-10 साल तो लग ही जाएंगे भाई, 8-10 साल तो लगेंगे। 42 लाख शिक्षक सभी सुनेंगे। और अच्छा 8-10 साल हम लोग स्कूलों को क्या कर देंगे? स्कूलों की तो छुट्टी करनी ही पड़ेगी, फिर इलाज क्या है? क्या इस प्रकार से ज्ञान साझा करना ऑफलाइन रूप से संभव हो सकता है क्या? इसलिए हमने इसको एक डिजिटल ऑनलाइन रूप से एक मंच बनाया हमने, और हमने कहा कि उस पर ज्ञान को क्या किया जाएगा? साझा किया जाएगा। उस ऑनलाइन रूप से बनाए गए उस मंच को हम लोग बोलते हैं दीक्षा। शॉर्ट में क्या कहते हैं? दीक्षा। इसका मतलब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ज्ञान को साझा करने हेतु एक क्या बनाया गया है? डिजिटल मंच बनाया गया है। इस डिजिटल मंच को केंद्र सरकार ने बनाया, एमएचआरडी ने, और 5 सितंबर 2017 को लॉन्च कर दिया। क्या लॉन्च कर दिया? ये एक प्रकार का वेब पोर्टल है। ये क्या है? वेब पोर्टल, और साथ में है ये ऐप। वेब पोर्टल का मतलब समझते हैं क्या आप लोग? वेबसाइट। कभी आपने देखा होगा www. फिर आगे rajasthan.government.in लगाया होगा कभी। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वेबसाइट क्या होता है कि वेबसाइट तो हम लोग उसको बोलते हैं कि वो एक एड्रेस होता है, वो एक रास्ता होता है उस पोर्टल तक पहुंचने का। उसको हम लोग बोलते हैं पोर्टल। पोर्टल मतलब होता है गोदाम। क्या होता है? एक भंडार। उसमें बहुत सारा सामान रखा जाता है, बहुत सारी वस्तुएं रखी जाती है, पूरा भर दिया जाता है, फिर उसके गेट लगा दिया जाता है। उस गेट को हम लोग खोलते हैं ना, तो ऐसे कुंडी नहीं लगी होती है उसकी। उस गेट को खोलने के लिए जो ऑनलाइन गोदाम होता है ना, तो बहुत बड़ा गोदाम हो जिसमें बहुत बड़ा सामान भर दिया गया है, बहुत सारी चीजें उसमें डाल दी गई है, उसका गेट खोलने के लिए हमें कुंडी नहीं खोलनी पड़ती है, हमें उसका गेट खोलने के लिए लगाना पड़ता है www.gov.in। इसका मतलब है कि हम लोगों को वो एड्रेस है, हम लोगों के लिए वो पासवर्ड है कि हम लोग उस पोर्टल के अंदर पहुंच जाएं। अब उस पोर्टल में बहुत सारा सामान पड़ा होता है, तो सामान पड़ा होता है तो इतना सारा सामान ऊपर नीचे अव्यवस्थित होता है, व्यवस्थित उसमें पड़ा होता है। हमें कौन सा चाहिए, इसके लिए हमें सर्च मारना पड़ता है। उसमें हम लोग सर्च करते हैं जो हमें चाहिए। इसका मतलब एक वेबसाइट का निर्माण किया गया है कि नहीं किया गया है? एक पूरे पोर्टल का निर्माण किया गया है, मतलब पूरे भंडार का निर्माण किया गया है, गोडाउन का निर्माण करवा दिया। अब ये जो गोडाउन का निर्माण किया, ये किया था किसने? एनआईसी ने। एनआईसी का मतलब एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ये कंपनी का नाम है। आपने देखा होगा कोई भी आप वेबसाइट खोलते हो, उसके अंत में जाते हो ना, तो लास्ट में एक नीचे कोष्टक में लिखा आता है एनआईसी। उसका मतलब यह है कि एक दिल्ली की एक कंपनी है जिसका नाम है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। वो भारत सरकार के लिए पोर्टल बनाने का काम करती है। मतलब जैसे कोई पेंटिंग करता है ना कोई आदमी, पूरी पेंटिंग करने के बाद कि दाने दाने में है केसर का दम, वो सारी पेंटिंग करने के बाद नीचे धीरे से लिखता है ना पेंटर हीरालाल, ये एनआईसी वो है। समझ पा रहे हैं? इसका मतलब एक बहुत बड़ी पोर्टल बनाई है इसने। उस पोर्टल, सरकार को पोर्टल बनाकर सरकार को प्रोवाइड करवा दी। इसका एप्लीकेशन भी जारी कर दिया, इसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी आ गया, मतलब ऐप भी आ गया। अब इसका ऐप से क्या लेना देना होता है भाई? ऐप क्यों जारी किया गया? तो जो गोडाउन होता है ना, उस गोडाउन में बहुत सारी चीजें पड़ी होती है। हमने वेबसाइट के माध्यम से यदि हम जाएं वहां, तो हमें चीजें सर्च करनी होती है, सारी चीजें सामने दिखाई नहीं देती है, व्यवस्थित नहीं होती है। इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में उपलब्ध करवाने का मतलब है कि अंदर वाली चीजें बिल्कुल रैंक वाइज, क्रम वाइज जमा दी जाती है, हमें बिल्कुल सामने दिखाई देती रहती है कि हमें कौन सी चीज चाहिए। उस पर आप क्लिक करते जाओ और बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से आपको मिलेगी। इसका मतलब वेब पोर्टल में चीजें होती तो खूब सारी है, लेकिन उनको सुव्यवस्थित रूप से प्राप्त करने के लिए हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाते हैं। हम लोग क्या बनाते हैं? ऐप बनाते हैं। तो हमने एक वेब पोर्टल बनाया और एक क्या बनाया? ऐप बनाया। इसका मतलब ये इसको केवल गोदाम बना के दे रही है एनआईसी, इसको भर के नहीं दे रही है। अब इसमें ज्ञान भरना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ज्ञान, ताकि उस ज्ञान को शिक्षक ले ले, एक दूसरे के साथ साझा भी कर दे। उस ज्ञान को बालक ले ले, एक दूसरे के साथ साझा कर दे। उस ज्ञान को अभिभावक भी ले ले। बात समझ पा रहे हैं? अब इस पर ज्ञान कौन भरेगा? इसमें ज्ञान आपको बताओ तो ये चलाया किसने कार्यक्रम? एमएचआरडी ने।
एमएचआरडी ने ये चलाया, तो एमएचआरडी तो पढ़ी लिखी तो है नहीं। पढ़ी लिखी कौन है भारत की सबसे ज्यादा? एनसीईआरटी। आपको बताओ तो स्कूल एजुकेशन के मामले में कौन पढ़ी है? एनसीईआरटी। और साथ में आपको बताओ टीचर एजुकेशन के मामले में कौन है? एनसीटी। एनसीईआरटी ही लगभग आजकल टीचर एजुकेशन का काम कर रही है, इसलिए एनसीईआरटी को जिम्मेदारी दी कि इस पर सारी कंटेंट डाला जाए। एनसीईआरटी ने लगी, एनसीईआरटी अपने काम में लगी, और इस पोर्टल पर एनसीईआरटी ने जितने भी स्कूल एजुकेशन का सिलेबस था, प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक का, उतना पूरा कंटेंट इसमें डाल दिया। इसके अलावा जितने भी राज्यों में आरएससीईआरटी एससीईआरटी चलते थे, क्या चलते थे? एससीईआरटी। अब बताइए इसका सिलेबस होगा, कुछ सिलेबस इनका भी तो चेंज होता है ना। एससीईआरटी का अपना पर्सनल सिलेबस होता है कुछ, सारा एससीईआरटी का सिलेबस। इसके अलावा जितना भी टीचर एजुकेशन का सिलेबस होता है वो सारा सिलेबस इस पर डाल दिया, सारी विषय वस्तुएं इस पर डाल दी। इसके अलावा शिक्षा विभाग में किसी भी प्रकार की सूचना, किसी भी प्रकार की घोषणा, किसी भी प्रकार का नवाचार, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, मॉडल पेपर, टीचिंग मेथड्स, पेडागोजी, आईसीटी, साइकोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट होता है ना इस दुनिया का, सारी चीजें इस पर डाल दी किसने? एनसीईआरटी ने। और फिर उपराष्ट्रपति जी आए वेंकैया नायडू साहब, और उन्होंने 5 सितंबर 2017 को इसका बटन दबा के इस वेब पोर्टल और इस एप्लीकेशन प्रोग्राम का क्या कर दिया? लॉन्च कर दिया। और जैसे ये लॉन्च हुआ, ये शिक्षकों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का शिक्षक मंच बन गया, डिजिटल मंच बन गया। इसलिए इसको बोलते हैं राष्ट्रीय शिक्षक मंच, नेशनल टीचर प्लेटफॉर्म। इस पर जो कंटेंट डाला गया था प्रारंभ में, वो कंटेंट 18+ भाषाओं में डाला गया था। 18+ का मतलब 18 भाषाओं में डाल दिया गया, और आगे भी द्वार खुले रखे गए, और भी डाला जा सकता है, स्टॉप नहीं किया गया। फिर कंटेंट को धीरे धीरे तैयार किया गया। वर्तमान में इसमें कंटेंट 36+ भाषाओं में है। मतलब जैसे जैसे अलग अलग भाषाओं में कंटेंट तैयार हो रहा है, किस पर डाला जा रहा है? इस दीक्षा पोर्टल पर डाला जा रहा है। बात समझ आएंगे ना आप लोग? मैं कहूंगा दीक्षा क्या है, तो एक वेब पोर्टल और एप्लीकेशन प्रोग्राम है। ये कौन सी सरकार का है? भारत सरकार का है। इस पर क्या काम है? इस पर एससीईआरटी और टीई से संबंधित सारा सिलेबस इस पर उपलब्ध है। फिर ये किसके काम का है? तो ये शिक्षा के सभी हितधारकों के काम का है। किसके काम का है? शिक्षा के सभी हितधारक। शिक्षा का एक हितधारक होता है शिक्षक, एक होता है विद्यार्थी, और एक होता है अभिभावक। 3 ही तो हितधारक होते हैं जो जिनमें शिक्षा का हित छिपा रहता है। एक तो अभिभावक, एक शिक्षक, विद्यार्थी, और एक शिक्षक। टीचर के लिए क्या काम का है? तो टीचर इसमें कोई भी अपने विषय वस्तु को मजबूत कर सकता है, किसी भी विषय वस्तु को पढ़ सकता है। यदि किसी कोई दिक्कत आ रही है तो वो दूसरे बाकी लोगों से मांग सकता है, बाकी लोग उसे शेयर कर सकते हैं, वो सब जगह भेज सकता है। अपने खुद के वीडियो ऑडियो बनाकर वो अपलोड कर सकता है इस पर। यदि उसे कुछ आ रहा हो, उसे कुछ एक्स्ट्रा गतिविधियां आ रही हो, तो एक्स्ट्रा चीजें वो उस पर शेयर कर सकता है। फिर दूसरी बात, ये विद्यार्थी के अच्छा, इसके अलावा शिक्षक अपनी पेडागोजी सुधार सकता है, टीचिंग मेथड अच्छा कैसे पढ़ाएं। कोई नया नवाचार आया है शिक्षा विभाग का, उस नवाचार को जान सकता है कि वो नवाचार क्या होगा। फिर विद्यार्थी के क्या काम का है? तो विद्यार्थी इसमें आराम से पढ़ सकता है। उसको कोई क्लिष्ट वस्तु लगती है, कठिन वस्तु लगती है, उसको तुरंत प्रभाव से पढ़ेगा। यदि फिर भी कोई प्रकार की दिक्कत आई तो इसमें चैटिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई है। ये शिक्षक के साथ क्या कर सकता है? चैटिंग कर सकता है। उसके माध्यम से भी समस्या का क्या करवा सकता है? समाधान करवा सकता है। अभिभावक को यदि किसी भी प्रकार की शिक्षा विभाग की घोषणा, सूचना के बारे में जानकारी लेनी है, तो वो जानकारी कहां से ले सकता है? इस पोर्टल से ली जा सकती है। क्लियर? इसे ओपन सोर्स तकनीक पर काम किया गया है। इसे खुली वास्तुकला के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका मतलब इसमें कोई भी टीचर होता है, किसी भी प्रकार की सामग्री को उस पर अपलोड कर सकता है, किसी भी प्रकार की सामग्री को लेके एक दूसरे के साथ में शेयर कर सकता है। इस कार्यक्रम का नाम क्या दिया है हमने? दीक्षा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। बहुत प्रसिद्ध हुआ है ना। ये एक ऐसा एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा अपलोड किया गया, डाउनलोड किया गया है। क्योंकि सभी शिक्षकों को ये डाउनलोड अपलोड करना पड़ा, इसके अलावा सभी बालकों ने, और इसके अलावा सभी अभिभावकों ने। लिखो, छोरा एक तरफ बता रहा है अच्छा, एक तरफ बता रहा है बुरा। कह रहा है कि सर मैनेजमेंट बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, पिछली बार मेरा सिलेक्शन मैनेजमेंट की वजह से ही रुक गया। शायद अगर ऐसा पढ़ते तो आज, अच्छा समझ गया मैं,
ये कह रहा है मतलब मेरे पास नहीं पढ़ा इसने। मैं समझा कि यार मेरे पास ही पढ़ा और फिर सिलेक्शन रुक गया। चलिए आगे लिखिए। मैंने इस ऐप पर किसी प्रकार का कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है। पूछने की कोई ज्ञान आपने डाला है क्या इस पर? लिखो, क्या लिखा है आपने? अच्छा, इस दीक्षा से संबंधित है ना? ये दीक्षा जब आया ही था ना शुरुआत में, तो इस दीक्षा पर मैंने एक लेख लिखा था, दीक्षा के बारे में। वो जो लेख लिखा था ना, वो लेख, ये जो छोटी छोटी किताबें छपती है शिक्षा विभाग की, एक शिविरा नामक किताब छपती है, आपको बताओ तो। शिविरा नामक किताब छपती है ना, यहां से मैंने किताब भी निकाली। इस दीक्षा पर जो एक मैंने, इस क्या नवाचार कार्यक्रम है ये, किस प्रकार से शिक्षकों को सहयोग करेगा, किस प्रकार से बालकों को सहयोग करेगा, क्योंकि सबसे पहले मेरा ही इसमें पाला पड़ा था। 5 सितंबर 2017 का है। इस पर खूब सारा अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद मैंने इस पर कुछ लिखा, फिर वो एक शिविरा में छपा था। छोटा सा लेख था कि ये नवाचार किस प्रकार से होता है, किन किन शिक्षकों के काम का है और क्या क्या काम का हो सकता है। नवाचार आते हैं वो छपते हैं ना शिविरा में, तो कौन से नवाचार, वो तो शिक्षा विभाग अपने हिसाब से लिखता है, लेकिन उसमें कुछ शिक्षकों के सुझाव लिखता है, उसमें कुछ शिक्षकों की राय लिखता है, उसके निर्देशन लिखता है कि भाई ये इस ऐप के बारे में क्या कहना चाहते हैं, इस पोर्टल के बारे में क्या कहना चाहते हैं। यदि उन्होंने सकारात्मक सुझाव दिया है तो फिर वो उसको जरूर लिखेंगे, नकारात्मक को तो नहीं लिखते हैं कि भाई अपने काम का होगा कि नहीं होगा। मैंने तो सकारात्मक ही दिया। मैंने कहा बहुत अच्छा ऐप है, आगे चल के इसे बहुत बेनिफिट होने वाला है स्टूडेंट्स को। टीचर्स को तो है ही, मूल तक किसको होता है? टीचर्स को। मूल तक किसके काम का ये? टीचर्स। टीचर्स ने क्षमता संवर्धन के लिए बनाया गया ये। टीचर्स अपनी खुद की क्षमता संवर्धित कर सकता है। टीचर्स में जंग नहीं लगे, इसलिए टीचर्स नए नए इसमें नवाचार ग्रहण कर सकता है, इसमें टीचिंग मेथड को सुधार सकता है, बालकों को कैसे अच्छे से अच्छा पढ़ाया जा सकता है, इसको लेकर बाल टीचर्स इस पर पूरा का पूरा ज्ञान ले सकता है। देखो क्या लिखा आपने? प्रारंभ लिख लिया 5 सितंबर 2017। और फिर लिखो ये एक वेब पोर्टल एवं ऐप है। ये एक वेब पोर्टल एवं ऐप है। ठीक है, फिर लिखो इस पर एनसीईआरटी द्वारा, इस पर एनसीईआरटी द्वारा, इस पर एनसीईआरटी द्वारा एनसीटी के सहयोग से इस पर एनसीईआरटी द्वारा एनसीटी के सहयोग से स्कूल शिक्षा, स्कूल शिक्षा सभी राज्यों की एससीईआरटी, सभी राज्यों की एससीईआरटी एवं शिक्षक शिक्षा, सभी राज्यों की एससीईआरटी लिखा हुआ है सारी चीजें, एवं शिक्षक शिक्षा से संबंधित विषय वस्तु उपलब्ध करवाई गई है, से संबंधित विषय वस्तु उपलब्ध करवाई गई है। करवाई गई है। नेक्स्ट लाइन में लिखो इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग से संबंधित
शिक्षा विभाग से संबंधित समस्त सूचनाएं, समस्त सूचनाएं चार पांच छह सात, एक दो तीन, एक दो तीन। अरे सही है, वो तो मैं शांत था ना इसलिए। क्या लिखा है? इसके अतिरिक्त इस पर शिक्षा विभाग से संबंधित समस्त सूचनाएं, घोषणाएं, नवाचार, आदेश, आदेश आदि उपलब्ध कराए जाते हैं। हो गया? फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो, यह शिक्षा के सभी हितधारकों हेतु उपयोगी है। यह शिक्षा के सभी, यह शिक्षा के सभी हितधारकों हेतु उपयोगी है। यह शिक्षा के सभी हितधारकों हेतु उपयोगी है। सभी हितधारकों हेतु उपयोगी है। जैसे कौन कौन होंगे शिक्षा के हितधारक? शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक। लिख लो, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक। फिर नेक्स्ट लिखो, इसे राष्ट्रीय शिक्षक मंच, इसे राष्ट्रीय शिक्षक मंच, नेशनल टीचर प्लेटफॉर्म, इसे राष्ट्रीय शिक्षक मंच, कोष्टक में लिखो एनटीपी, नेशनल टीचर प्लेटफॉर्म, इसे राष्ट्रीय शिक्षक मंच की संज्ञा दी जाती है। की संज्ञा दी जाती है। हो गया? दीक्षा आराम से पहचान लोगे ना? दीक्षा तो हम समझ ही जाएंगे दीक्षा क्या है। दीक्षा एक वेब पोर्टल भी है और एक एप्लीकेशन कार्यक्रम भी है, और इसका संचालन, इस पर सारी की सारी कोई भी शिक्षा विभाग से संबंधित सूचना आपको चाहिए या कोई भी शिक्षा विभाग से संबंधित कार्य चाहिए तो वो सारा इस पर मिल जाएगा। चलिएगा, देखो इस एक नवाचार इस दीक्षा से जुड़ा हुआ हो, वो दीक्षा ही एक प्रकार का, वो उसके उससे के काम का होगा। एक लास्ट में एक लाइन और लिख लो, इसे 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 मतलब दीक्षा को, इसे सभी राज्यों, इसे सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों, इसे सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने स्वीकार किया है। इसे सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने स्वीकार किया है। इसका मतलब सबने अपनाया कि नहीं अपनाया इसको? और सबको अपनाना पड़ेगा क्योंकि केंद्र सरकार का आदेश है ही। तो राजस्थान ने भी अपनाया इसको, लेकिन राजस्थान ने उस टाइम क्या कि सरकार चेंज थी, उधर अलग सरकार थी, इधर अलग सरकार थी, इसलिए इसको किसके रूप में अपनाया? दीक्षा राइस के रूप में। दीक्षा राइस। दीक्षा का पूरा नाम तो आप जानते ही है, क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। फिर राइस का नाम क्या है? लिख लो,
राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। फॉर स्कूल एजुकेटर्स। सर ये कैमरा खराब है क्या? ये पोडियम वाला चल रहा है? पता नहीं, ये रोज ही शिकायत आती है। बीच में कहा हूं यार, यहां से तो मैं दिख रहा हूं ना। नहीं नहीं, कैसे दिख रहा? मुझे दिखता है ना कैमरे में यार। है? अब इस स्थिति में मैं नहीं दिख रहा हूं बिल्कुल भी नहीं। इसमें तो दिख रहा हूं ना यार। मैं तो इसके भरोसे बैठा हूं यार। अब रुको, दिख एक मिनट, वापस दिखाओ मुझे, वापस दिख। अब दिख रहा हूं ना? अब हाँ, अच्छा मैं इधर देख रहा हूं, मैं सोच रहा हूं ये कौन खड़ा है सलमान खान की तरह से। ये यहां से दिखाई देता हूं, है ना? और इसमें पूरा दिखाई दे रहा है। हाँ, तभी मैंने सोचा यार ऑनलाइन वाले थोड़े बहुत परेशान हो रहे हैं, क्या चक्कर है ये। हाँ, मैं रोज कैमरे के सामने रहता हूं, अपने आप को देखता रहता हूं, मैं सोचता हूं हाँ ठीक है मामला। राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। अच्छा देखिए, लिख लीजिए। पहले तो प्रारंभ कब हुआ? 2018-19। फिर लिख लीजिए ये राजस्थान, ये दीक्षा का, ये दीक्षा का हिंदी नहीं होती है यार इसकी। हाँ, हिंदी पूछेंगे नहीं वो, अंग्रेजी को हिंदी में पूछेंगे। राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, मतलब ये एक मंच है। स्कूल एजुकेटर्स का मतलब जो स्कूल में पढ़ाने वाले हैं उनके लिए। ये दीक्षा का राजस्थान संस्करण है, ये दीक्षा का राजस्थान संस्करण है। समझ पा रहे हो ना? ये अलग वर्जन है। वो दीक्षा था और ये दीक्षा राइज है। वो केंद्र का था और ये किसका है? राजस्थान का है। तो ये दीक्षा का क्या है? राजस्थान संस्करण है। राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स के नाम से। कब प्रारंभ हुआ? अच्छा, इसका संचालन कौन कर रहा है राजस्थान में? बताओ देखे, पढ़ी लिखी कौन है? लिख लो, RSCERT। RSCERT संचालन कौन कर रहा है? RSCERT। अच्छा, क्या RSCERT के पास शिक्षक शिक्षा का पूरा डाटा है क्या? तो फिर किससे सहयोग लेगा? लिख लो, संचालन RSCERT द्वारा NCTE के सहयोग से। केंद्र वाली है, राज्य में तो कोई ऐसी संस्था है ही नहीं। RSCERT द्वारा NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, NCTE। अब चारों ओर देख रहे हैं, मैं पढ़ाया था उस टाइम ध्यान नहीं रख रहे थे, उस टाइम भी चारों ओर देख रहे थे। NCTE जो दिल्ली में है ना, 1973 में विभाग के रूप में स्थापित हुआ, 95 में पूर्णतः स्थापित हुआ था वो। दोबारा बोलूं, ये संचालन में लिखा है ना RSCERT द्वारा NCTE के सहयोग से, फिर आगे फुल स्टॉप लगा देना है। ठीक है? अच्छा देखिए, इसको भी मैं समझा देता हूं आपको। कोई अंतर नहीं है इसमें और उसमें, सेम यही वेब पोर्टल है, इसी प्रकार से एप्लीकेशन है। बस फर्क ये है कि वो केंद्र का था, ये राज्य का है। उसका नाम दीक्षा था, इसका नाम दीक्षा राइज है। उस पर केंद्र की और सभी राज्यों की समस्त विषय वस्तु थी, इस पर केवल और केवल राज्य से संबंधित जो भी स्कूल एजुकेशन और शिक्षक शिक्षा है उससे संबंधित सारी सामग्री इस पर आपको मिल जाएगी। उस पर सामग्री NCERT डाल रही थी, इस पर कौन डाल रही है?
RSCERT डाल रही है। फिर देखिएगा ये जो है ना, इसको हमने 2018-19 में पहली बार प्रारंभ किया। जब इसको प्रारंभ किया था तो हमने 9th और 10th की विषय वस्तु इस पर डाली थी। अब वर्तमान में तो हम लोग सारी विषय वस्तु इस पर डाल रहे हैं। वर्तमान में तो पूरी विषय वस्तु इस पर है। लेकिन जिस प्रकार से दीक्षा जो है, जिस प्रकार से दीक्षा जो कार्यक्रम चलाया था, उस दीक्षा सभी हितधारकों के लिए समान रूप से उपयोगी था। लेकिन ये दीक्षा राइज है ना, ये शिक्षकों के लिए ज्यादा उपयोगी है। किसके लिए ज्यादा उपयोगी है? शिक्षकों के लिए। राजस्थान का जो दीक्षा राइज बनाया गया, ये इसलिए इसका नाम क्या लिखा? स्कूल एजुकेटर्स। मतलब स्कूल में जो एजुकेटर्स है, जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जो शिक्षा देने वाले हैं, एजुकेटर ट्यूटर है जो। फिर एक और ध्यान रखना है इस पर, इसमें हमने एक अतिरिक्त विशेषता और दी है, बाद में तो उस पर भी दे दी गई है। वो हमने सबसे पहले इसमें एक QR कोड दिया। हमने एक ऐसे सुविधा दी, जैसे QR कोड से स्कैन करते हैं तो सामग्री पर हम लोग पहुंच सकते हैं। क्या ऐसा QR कोड से संबंधित? अच्छा ऐसे समझाऊं मैं आपको। मान लो ये बालकों की किताबों थी ना, उन किताबों में पार्ट में बार कोड दिए। प्रत्येक यूनिट में हमने क्या दे दिए? बार कोड। बालक दीक्षा राइज ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करेगा और उसके बाद में उसे स्कैन करवाएगा तो डायरेक्ट उस पार्ट से संबंधित उसके सामने सामग्री ओपन हो जाएगी। ये QR कोड की हमने सुविधा दी है, इसमें डायरेक्ट पहुंचा जा सकता है। ये ऐसे उल्टे सीधे काम RSCERT नहीं कर रहा है, उत्कर्ष भी कर रहा है। उत्कर्ष भी करता है। आपको बताओ तो आपके जो मॉडल टेस्ट पेपर वगैरह लिए जाते हैं उनमें बार कोड डाला जाता है। अब तो प्रत्येक क्वेश्चन पर डाला जाने लग जाएगा। प्रत्येक एक एक क्वेश्चन पर बार कोड होगा। आपको जो क्वेश्चन का हल चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, आप ऐप से जाके स्कैन करवाओ, कोई ना कोई जीव जंतु मार्कर लिए खड़ा होगा और आपको बता रहा होगा कि इसका आंसर ये होगा। बात समझ रहे हैं ना? तो ये QR कोड वाली सुविधा भी इसमें उपलब्ध करवाई गई है। लिख लो, देखो QR कोड के माध्यम से भी विषय वस्तु तक पहुंचा जा सकता है। QR कोड के माध्यम से भी विषय वस्तु तक पहुंचा जा सकता है। विषय वस्तु तक पहुंचा जा सकता है। पहुंच गए? एक और लिखो तो फिर। इसका स्लोगन क्या था? वेरी गुड, लिखो स्लोगन। स्लोगन मतलब नारा, ध्येय वाक्य क्या था? हमारे शिक्षक हमारे नायक। मतलब आवर टीचर आवर हीरो। हमारे शिक्षक हमारे नायक, इसका स्लोगन है। आवर टीचर्स आवर हीरोज। अच्छा, इसका मतलब है कि आप शिक्षक नहीं बनने वाले हैं, साथ में क्या बनने वाले हैं? हीरो भी बनने वाले हैं ना। इसका मतलब आपको शिक्षक नहीं पढ़ा रहा है, कौन पढ़ा रहा है? हीरो। लग रहा हो ना? हाँ, मतलब फीलिंग आनी चाहिए ना। तो शिक्षक नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, कौन पढ़ा रहे हैं? नाइक पढ़ा रहे हैं आपको। अवर टीचर अवर हीरोज, ध्यान रह जाएगा। ये इसका स्लोगन है। फिर इसके बाद में एक लाइन और लिखो। लिखो इस पर, इस पर, इस पर मतलब किस पर? दीक्षा राइज पर। लिखो इस पर वर्तमान में, वर्तमान में निष्ठा कार्यक्रम के तहत, वर्तमान में निष्ठा, ये रही सच्ची निष्ठा है ना। वर्तमान में निष्ठा कार्यक्रम के तहत शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो अपना अगला नवाचार कौन सा हो जाएगा? निष्ठा। ये और लिख लो। अगला नवाचार लिखो निष्ठा।
क्योंकि दीक्षा पूछा है तो फिर दीक्षा ऐप पर यही काम चल रहा है, तो हमें निष्ठा के बारे में भी 2 शब्द लिखने जरूरी है कि निष्ठा क्या है। तो सबसे पहले फुल फॉर्म लिख लो इसकी और बता भी दो। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। होलिस्टिक एडवांसमेंट। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। लिख लिया ना? हाँ, एक एक शब्द देख देख के लिखा। एन ए टी। कल को बच्चों को ऐसे ही तो पढ़ाना है, छोटे बच्चों को। लिख लो, तुम लिख लो। तुम लिख रहे हो ये भी बड़ी बात है। आज के जमाने के स्टूडेंट पढ़े ही नहीं, लिखे ही नहीं। लिख लिया? बताओ, नेशनल यानी राष्ट्रीय। हिंदी अनुवाद करना सीखो ना। नेशनल यानी क्या है? इनिशिएटिव यानी हवा निकली है, देखो इनकी पहल। देखो स्टेट इनिशिएटिव था हमने, राज्य की पहल SIQE में। इनिशिएटिव यानी पहल, फॉर यानी के लिए, ये तो नहीं भूलोगे। स्कूल, केवल स्कूल नहीं, स्कूल हेड्स, इसका मतलब विद्यालय प्रमुख, संस्था प्रधान जितने भी है, बहुवचन में ही है। और साथ में टीचर्स, मतलब जितने भी शिक्षक है, क्या करना उनका? होलिस्टिक एडवांसमेंट। होलिस्टिक यानी होता है सर्वांगीण, और एडवांसमेंट यानी होता है विकास या समग्र उन्नति। होलिस्टिक मतलब समग्र और एडवांसमेंट मतलब उन्नति। बात समझ पा रहे हैं? इसका हिंदी यदि मैं सही करता हूं तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। लिखो, विद्यालय प्रमुखों एवं शिक्षकों की, विद्यालय प्रमुखों एवं शिक्षकों की समग्र उन्नति हेतु, समग्र उन्नति हेतु राष्ट्रीय पहल। कब प्रारंभ हुआ ये? 2019 में। किसके द्वारा? MHRD द्वारा। क्या इसमें टारगेट रखा गया? 42 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षण देकर उनकी समग्र उन्नति करना, उनकी समग्र उन्नति करना है। टीचर नहीं, उतने ही रहते हैं टीचर, बढ़ाते नहीं है। अब नहीं बढ़ाएंगे, अब वो जमाना, अब जनसंख्या भी तो स्थिर हो रही है ना। बस अब टीचर भी स्थिर रहेंगे, अब कम हो सकते हैं, ज्यादा नहीं होंगे अब। जनसंख्या लगभग लगभग अब क्या हो गई है? स्थिर हो गई है। थोड़ी सी कोविड में बढ़ी थी, क्योंकि भारतीय कोई टाइम जाया नहीं करते हैं इसलिए। 42 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षण देकर उनकी समग्र उन्नति करना।
अच्छा क्या है ये? अब ऐसे मूल बात तो समझे होंगे ना, ये क्या है? ये एक MHRD द्वारा 2019 में चलाया गया ऐसा कार्यक्रम है जो शिक्षकों को क्या देता है? प्रशिक्षण देता है। तभी तो शिक्षकों की समग्र उन्नति होगी ना। आपका सर्वांगीण विकास करना पड़ेगा, तो सर्वांगीण विकास भोपा जी के पास ले जाकर तो हो नहीं सकता है। आपको क्या देना पड़ेगा? ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। और आपको ट्रेनिंग देंगे एक सब्जेक्ट की नहीं, सभी सब्जेक्टों की। प्रत्येक सब्जेक्ट पढ़ाएंगे ना आपको, तब जाके आपका समग्र उन्नति हो पाएगी। तो इस प्रकार का एक कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है MHRD द्वारा, जो ऑफलाइन रूप से संभव नहीं है, जो ऑफलाइन रूप से संभव नहीं है, या ऑफलाइन रूप से सबको नहीं दिया जा सकता है। इसलिए इस कार्यक्रम को दीक्षा ऐप के माध्यम से क्या चलवाया जा रहा है? ऑनलाइन। भाई MHRD को प्रशिक्षण देने के लिए, ऑनलाइन चलाने के लिए कोई ना कोई वापस पोर्टल बनाना पड़ता है या कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता। उसने कहा यार एक पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ पड़ा है ना अपना दीक्षा वाला, उसको यूज कर लिया जाए। इसलिए दीक्षा के माध्यम से क्या कर रहे हैं? ट्रेनिंग दे रहे हैं। समझ पा रहे हैं? देखिए ये जो है ना, ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। आज तक पूरी दुनिया में इतना बड़ा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम एक साथ नहीं हुआ है। इसका कारण यह है कि दुनिया में सर्वाधिक टीचर भी अपने पास ही है, और यदि आप सबको एक साथ ट्रेनिंग दे देंगे तो फिर सबसे बड़ा अपने आप ही हो जाएगा। तो दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम कौन सा है? निष्ठा। ध्यान रह जाएगा कि कौन से माध्यम से दिया जा रहा है? दीक्षा ऐप पर दिया जा रहा है। कौन से ऐप पर दिया जा रहा है? कभी दीक्षा ऐप काम ही नहीं पड़ा होगा अपने ना, अपने तो और ही फालतू के ऐप खूब ज्यादा भरे पड़े होते हैं। इस ऐप का क्या करोगे? अब स्कूल में जाओगे ना तो आपको बहुत सारे ऐप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउनलोड करके रखने पड़ेंगे, जैसे RKSMBK, दीक्षा, प्रवेश वाला ऐप, इसके अलावा उल्लास, इसके अलावा और भी कई सारे ऐप ऐसे हैं जो आपको अपने मोबाइल में रखने पड़ेंगे। और आप चूंकि जब HM बन जाओगे तो फिर आपकी जिम्मेदारी रह जाएगी कि आपके अधीन काम करने वाले शिक्षकों के मोबाइल में ये सारे ऐप है या नहीं है, ये सब इस पर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसलिए आपको समय समय पर उन शिक्षकों से मोबाइल लेना है और उनमें चेक करना है कि वो ऐप है या नहीं है। वही चेक करना है, केवल गूगल क्रोम की हिस्ट्री चेक नहीं करनी है, केवल ऐप है कि नहीं है वही चेक करना है। लिखो। हाँ मतलब हो सकता है यार, इसमें क्या है? हाँ आपको आगाह कर रहा हूं मैं ना। 42 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षण देकर उनकी समग्र उन्नति करवाना। देखिए फिर बताता हूं मैं किस प्रकार से इस पर क्या बनाए जाते हैं, मॉड्यूल किस प्रकार से बनाए जाते हैं। इसका सबसे पहला जो वर्जन जारी किया गया था निष्ठा का, वो आया था निष्ठा, वेरी गुड, निष्ठा 1.0। अब मैं बताने ही लग गया तो फिर बता ही देता हूं आपको ताकि समस्या नहीं हो कि आपकी समग्र उन्नति कैसे की जाएगी आगे बढ़ने के बाद। निष्ठा 1.0 पहला वर्जन आया। आप लोग जैसे ही ये दीक्षा ऐप आपने डाउनलोड कर लिया, उसमें आपने अपना नाम पता सारा डाला, तो फिर उसमें एक ऑप्शन आएगा दीक्षा का। उस ऐप को खोलोगे तो फिर दीक्षा राइज पर आपने क्लिक कर ली, उस पर दीक्षा में निष्ठा का ऑप्शन आएगा, उस निष्ठा को आपने क्लिक किया तो फिर उसमें आएगा निष्ठा 1.0। 1.0 पर क्लिक किया तो फिर आएगा मॉड्यूल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 12 मॉड्यूल। समझ पा रहे हैं? मॉड्यूल का मतलब क्या होता है? मॉड्यूल का मतलब एक लेसन। क्या होता है? एक लेसन। जो आप लोग बच्चों के लिए एक लेसन तैयार करते थे ना, वो लेसन अब आपके लिए तैयार किया गया है। वो जो लेसन होगा ना, उस लेसन को लगभग 2-3 घंटे का लेसन होता है, बड़ा लेसन होता है। ऑनलाइन रूप से तैयार किया गया है। ऑनलाइन रूप से तैयार किया गया है इसका मतलब केवल वीडियो नहीं है, वो बहुत मिला जुला रूप है। जैसे ही आप उसको ऑन करोगे, जैसे ही आप लोग उसको ऑन करोगे, ऑन करते ही सबसे पहले तो कहेगा दुनिया के सबसे बड़े शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम निष्ठा में आपका स्वागत है। स्वागत होने के बाद आपको उसका परिचय दिया जाएगा कि यह है क्या, हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अब सब्जेक्ट अलग अलग आते हैं, आपको मनोविज्ञान भी पढ़ाई जाएगी, टीचिंग मेथड भी पढ़ाई जाएगी, ICT भी पढ़ाई जाएगी, कला शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, जो भी सारे, क्योंकि समग्र उन्नति करने के लिए सारे सब्जेक्ट पढ़ने। एक मॉड्यूल पर्टिकुलर किसी एक बिंदु को लेकर होगा, एक सब्जेक्ट को लेकर होगा। आपको 1 महीने में 4 मॉड्यूल करने पड़ेंगे पूरे। वो 4 मॉड्यूल करने के बाद, चूंकि 4 मॉड्यूल आप कंप्लीट करोगे ना, तो लास्ट में उसमें जैसे मान लीजिए ऐप शुरू हुआ तो उसमें परिचय दे दिया, उसके बाद में एक वीडियो शुरू होगा, 10-15 मिनट का वीडियो है, आपने उस वीडियो को देखा पूरा, उसके बाद में
आगे छोटे छोटे एक दो सवाल पूछे जाएंगे, फिर आगे बढ़ गए आप लोग, अगले स्टेप में गए तो आपको कुछ पीडीएफ मिलेगी 5-7 पेज की, उस पीडीएफ को आपको पढ़ना है पूरा, फिर वो पढ़े, उसके बाद में छोटे छोटे कोई प्रश्नावली वगैरह आएगी, फिर वीडियो आ जाएगा, फिर अलग अलग डायग्राम आ जाएंगे, चित्र आ जाएंगे, फिर पीडीएफ आ जाएगी। इस तरह से करते 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 2-3-4 घंटे आपको जब लगेंगे ना, तब जाके वो पूरा कंप्लीट होगा। फिर अंत में आपको मिलेंगे 20 क्वेश्चन। वो 20 क्वेश्चन होंगे, उनमें ऑप्शन दिए हुए होंगे, आपको उन क्वेश्चनों को हल करना है। वो 20 क्वेश्चन केवल उस मॉड्यूल में से होंगे, यदि आपने उस मॉड्यूल को समझा है ना तो उसमें से पूछे जाएंगे। हाँ, उसमें से यदि आपके 70% नंबर आते हैं, 70% नंबर आते हैं तो आपका एक सर्टिफिकेट जनरेट होगा, यदि नहीं आते हैं तो सर्टिफिकेट जनरेट नहीं होगा। वो सर्टिफिकेट आप प्रिंट निकाल के आपके प्रिंसिपल को दोगे, तब जाके आपको उस महीने की तनख्वाह बनेगी, उसके बिना पेमेंट नहीं बनेगा। नहीं, कौन माथा पड़ी करे इतनी। यदि शिक्षक को यह कह दिया जाए कि तेरी तनख्वाह नहीं आएगी, तो वो शिक्षक फिर दिन और रात मेहनत करने के लिए तैयार बैठा रहता है। अब आप सोच के देखिए, ये जब मॉड्यूल फर्स्ट आया था, ये मॉड्यूल निष्ठा 1.0 आया था, तब इसमें लिखा हुआ था किसके लिए आया था, ये एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब ग्रेड 3 के शिक्षकों के। तो अब ग्रेड 3 के शिक्षक ऐसे भी जिन्होंने एंड्रॉइड मोबाइल कभी जीवन में देखा ही नहीं होगा, उनको भी ये कार्यक्रम करना पड़ेगा। महीने में 4 मॉड्यूल करने पड़ेंगे, सर्टिफिकेट नहीं दोगे तो पेमेंट नहीं मिलेगा। बहुत बड़ा संकट था। और अब करें कैसे। फिर दूसरी बात ये भी तो था ना कि वो जो 20 क्वेश्चन आते थे ना, वो 20 क्वेश्चन ऐसे हर के अलग अलग आते थे, उसमें 200-300 क्वेश्चन बना लिए जाते एक साथ, फिर रेंडमली रूप से प्राप्त होते थे, किसी को कोई से ही आगे, किसी को कोई से ही आगे, इसलिए एक जैसे नहीं आते थे, हम नहीं तो नकल भी कर सकता आदमी। अब हुआ क्या कि एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए आया। हमेशा क्या होता है, शिक्षा विभाग की कहीं की भी कहानी चले जाओ, अपने घर की भी देख ली जाए, एक वर्ग को हमेशा यह लगता है कि काम तो सिर्फ मैं ही कर रहा हूं, दूसरा कोई नहीं कर रहा है, सर्वाधिक काम मेरे ही है। ग्रेड 3 वाला टीचर ये सोचता है कि इस दुनिया में जितने भी काम कर रहा हूं मैं ही कर रहा हूं, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का कोई काम नहीं है, उनको हटा देना चाहिए। ग्रेड सेकंड वालों को ये लगता है कि बाकी वालों को हटा देना चाहिए, काम सिर्फ मेरा ही है, लोड सिर्फ मैंने ही ले रखा है। फर्स्ट ग्रेड वालों को ऐसे ही लगता है, अपने घर में ऐसे ही लगता है, अपने को खुद को ऐसे ही लगता है कि मैं ही हूं तो काम चल रहा है, बाकी तो कोई काम नहीं करता है। एलिमेंट्री एजुकेशन का जब नंबर आया तो सब प्राथमिक शिक्षकों को कहा गया कि भाई आप चाहे लेवल 1 के चाहे लेवल 2 के आप लोग ये मॉड्यूल करेंगे। अब वो लोग परेशान, वो लोग भयंकर परेशान, क्योंकि अब कार्यक्रम हो नहीं, मॉड्यूल नहीं हो, सर्टिफिकेट नहीं निकले, सर्टिफिकेट नहीं निकले तो फिर पेमेंट नहीं आई, मामला गड़बड़ हो गया। इसलिए वो बहुत कुछ कोशिश कर रहे हैं, बहुत कुछ इधर से उधर की कोशिश कर रहे हैं, इधर से उधर पूछ रहे हैं, इसको पूछ रहे हैं, बेचारे परेशान हो रहे हैं। और देखो ग्रेड 2 और ग्रेड 1 और जितने भी संस्था प्रधान है वो तालियां दे दे के हंसे, अब आई ना भैंस पानी में, बहुत दिन हो गए इनको, कुछ काम नहीं करते हैं, कम से कम अब तो आए लाइन में ये, क्योंकि उनको ये लगता कि ये इनके लिए आया है, क्योंकि उन्होंने इसकी फुल फॉर्म नहीं देख रखी थी, इसका लक्ष्य नहीं देख रखा था, इसलिए वो लोग हंस रहे थे। अब ये 2-3 महीने तक ये बेचारे परेशान हुए। परेशान होने के बाद थोड़े दिनों बाद में एक अगला मॉड्यूल आया, अगला वर्जन, नया वर्जन आया, और वो आया निष्ठा 2.0, और ये आया जितने भी संस्था प्रधान और सेकेंडरी एजुकेशन के थे। अब मुझे बताओ ग्रेड 3 वाले इस मामले में अनुभवी हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं, क्योंकि उनको 2-3 महीने हो गए सारे मॉड्यूल कर लिए। अब ग्रेड 2 वालों की वही समस्या, वही सर्टिफिकेट निकले, सर्टिफिकेट नहीं निकले तो पेमेंट नहीं मिले, ग्रेड 1 वालों को भी नहीं मिले। अब यार वो उसको पता नहीं पूर्ण थे, क्योंकि पहले ध्यान नहीं दिया। अब यदि वो ग्रेड 3 वालों को पूछ ले तो फिर प्रतिष्ठा डाउन, भाई वो कहे कि मुझे बता दो तो प्रतिष्ठा डाउन। तो फिर जहां कहीं भी देखे कोई साइड में छिप रहा, कोई इधर कोने में जा रहा, वहां जा जाके निष्ठा 2.0 कैसे करें, फिर उसको चलाते हुए। अब ये जो मास्टर थे ना एलिमेंट्री एजुकेशन वाले, ये समझ गए कि हाँ अब फंस गए, इसलिए उनको पता होता कि जैसे ही वो कोई भी अकेला होता वो निश्चित रूप से यही बोलेगा, वो उनके पास जानकर जाता, जानबूझ कर जाता और कहता क्या बताऊं, क्या मॉड्यूल कर लिए क्या। मामला बहुत पेचीदगी वाला हो गया था ना। लेकिन धीरे धीरे इसमें संभावनाएं तलाशी जाने लगी, और आपको पता है भारतीय लोग बहुत जल्दी जुगाड़ू होते हैं, बहुत जल्दी काम कर लेते हैं। तो जो यूट्यूबर थे ना अलग अलग, उन यूट्यूबर्स ने पूरे 200 जो सवाल थे ना एक एक मॉड्यूल के पूरे जो अलग अलग में आते थे, सबके निकाल के एक जगह करके और सबकी उनके आंसर क्या यूट्यूब पर डाल दी। अब एक जना इधर क्या करता था, मोबाइल शुरू करता, उस मोबाइल में स्वागत करते ही वो जो वीडियो आता ना, उस वीडियो की वो लाल बिंदी पकड़ता और आगे तक ले जाता। फिर क्या करता, पीडीएफ आती, उस पीडीएफ को करता स्किप,
उसको स्किप करने के बाद आगे वीडियो आता, फिर आगे ले जाता, फिर स्किप करता जाता, और ऐसे करते हुए वो 2 या 3 मिनट में अंत तक पहुंच जाता। जैसे ही लास्ट में पहुंचा फिर दूसरा मोबाइल साथ में रखता, उसमें कहता निष्ठा 2.0 मॉड्यूल नंबर 3 आंसर की। वो आंसर की उसके सामने निकलती, उस आंसर की से वो उसमें क्या लगाता, टिक, और तुरंत सर्टिफिकेट जनरेट होता, पीओ साहब को भेजता व्हाट्सएप पर, और 2 मिनट में समग्र उन्नति कंप्लीट। हुई कि नहीं हुई बताओ समग्र उन्नति? एक शिक्षक को प्रशिक्षण देके क्या की जा रही है, समग्र उन्नति की जा रही है। इसके लिए निष्ठा 2.0 उसके बाद में आ चुका है, सबसे बड़ा कार्यक्रम है दुनिया का, किसी को बताना नहीं है बाहर जाके। 4 वर्जन आ चुके हैं इसके। ये जो 2 वर्जन आए हैं ना, ये किसके लिए आए हैं, ECC के लिए आए हैं, मतलब FLN के लिए आए हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी के लिए। ये क्या होता है ये हम आगे समझेंगे, अभी इतना ही लिख लो। निष्ठा लिखा है ना आपने? क्या नहीं, शिक्षा नीति में पूरा विस्तृत अध्ययन करेंगे हम लोग, अभी समझ नहीं पाएंगे आप लोग। क्या कहां तक लिखा है आपने? लक्ष्य टारगेट लिख लिया ना, फिर लिख लो अभी तक निष्ठा के 4 वर्जन आए हैं, अभी वर्तमान तक निष्ठा के 4 वर्जन जारी हुए हैं, आगे भी होंगे, ये रुकेगा नहीं अभी। वर्तमान तक निष्ठा के 4 वर्जन जारी हो चुके हैं। कितने वर्जन आ गए? ये चारों लिख लो ऐसे ही। हो गया? अच्छा, वो कोमा भी आप देख देख के लगा रहे हो ना, कि गलत नहीं हो जाए, हैं? हाँ, बड़े मेहनती और बड़े आज्ञाकारी हैं आप। ढंग से याद कर लो, ढंग से पढ़ लो, नौकरी लग जाए ना उसके बाद नजदीक में खूब सारी कोचिंग संस्थान चल रही होगी, वहां पर स्कूल मैनेजमेंट पढ़ाने वाले टीचर की हमेशा कमी रहेगी, उसको पूर्ति करनी है ना, एक एक चीज याद है और पूरी पूर्ति करनी है उसकी। और उसके बाद मुझसे सलाह लेते रहना, तो मैं आपको बताता रहूंगा कहां से और तैयार करना है। हर वर्ष जो राज्य सरकार वार्षिक प्रतिवेदन निकालती है, उस रिपोर्ट को पूरा पढ़ना है। अभी अभी जारी की है, माध्यमिक शिक्षा विभाग ने अपनी अलग जारी की है, प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने अपनी अलग जारी की है। अभी अभी प्रतिवेदन रिपोर्ट निकाली है, 200 पेज की रिपोर्ट है, तो जो 400 पेज है वो पढ़ेंगे तो पूरे शिक्षा विभाग में क्या परिवर्तन हुए हैं, क्या चेंजेस हुए हैं, वो सारा पता लग जाएगा आपको। हो गया यहां तक? अगला लिखो, क्या था इसके बाद? ये तो पूरे हो गए ना, कोविड से पहले वाले, तो कोविड से पहले वाले कंप्लीट हो गए, अब कोविड वाले लिखो। स्माइल, ये वो नहीं है जो आप सेल्फी के दौरान देते हैं। स्माइल में लिखो सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर
फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। एंगेजमेंट मतलब सगाई नहीं है, लेकिन उद्देश्य दोनों का एक ही है, बिजी रखना, व्यस्त रखना। मतलब यह है अधिगम सक्रियता नहीं, सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अधिगम सक्रियता बनाए रखना। अधिगम सक्रियता बनाए रहना। कब प्रारंभ हुआ ये बताओ? वेरी गुड, 13 अप्रैल 2020। 13 अप्रैल 2020। कौन सी सरकार का ये? राज्य सरकार का नवाचार है। क्या उद्देश्य है? लॉकडाउन के दौरान सोशल मीडिया के माध्यम से बालकों को शिक्षा देना, बालकों को शिक्षा देना। हो गया? अच्छा सुनो ध्यान से, ये लिख लिया ना, इसको तो हम थोड़ा सा बाद में समझ लेंगे। अब आपके लिए बहुत बड़ी समस्याएं थी, और आपको पता है ये संस्थान हमेशा आपके लिए समर्पित रहता है ना। आपकी छोटी सी समस्या होती है तो उसका समाधान करने का प्रयास किया जाता है। तो हमारे बीच में अभी वर्तमान में जोधपुर के एकेडमिक सिटी हेड, एकेडमिक का मतलब समझते हैं ना, अब तो समझने लगे ना आप लोग, एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है, कौन है? एकेडमिक। दीपक जी हमारे बीच आ रहे हैं और आपकी जो भी समस्या होगी उस समस्या को ध्यानपूर्वक सुनकर उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत। एक महान अर्थशास्त्री, क्योंकि मुझे अभी पता लगा कि आप अर्थशास्त्र के मामले में बहुत आगे रहे हैं।